दिल्ली के चुनाव में किसके पक्ष में लहर चल रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन जहर भरपूर है। आलम यह है कि जहरीले पानी के दांव पर सियासी उबाल चरम पर है। दिल्ली में यमुना की बदहाली भारत की राजधानी पर किसी बदनुमा दाग की तरह है। दावे हजार किए गए लेकिन हश्र सबके सामने है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे जीवन बचाने का जरिया जो पानी है उससे नरसंहार किया जा रहा है, कि कैसे उससे जल आतंकवाद किया जा रहा है। उन आरोपों की ये आरोप जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लगाए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने 27 जनवरी को जो चिट्ठी लिखी वो देखिए। उसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कहा है, और दूसरे पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने उसमें लिखा है कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अचानक काफी तेजी से बढ़ गया है और खास तौर पर पिछले 4 दिनों में ऐसा हुआ है। उनके मुताबिक यमुना में अमोनिया के स्तर में ये भारी इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि हरियाणा में उसमें जहर मिला करके भेजा जा रहा है। हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होते वक्त ये दर्ज किया गया है। वो आगे लिखती हैं कि इससे दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की उत्पाद क्षमता पर भारी असर पड़ता है और इसी की वजह है कि दिल्ली की करीब 10 से 15 आबादी यानी कि 34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के सीएम के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली के वजीराबाद तालाब में 24 जनवरी को न्यूनतम अमोनिया 5.6 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 6.4 मिलीग्राम प्रति लीटर रिकॉर्ड हुआ, जो कि 25 जनवरी को न्यूनतम 6.1 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 6.8 यानी कि 6.8 लीटर हो गया। 26 जनवरी को यह 6.8 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 7.2 तक पहुंच गया। 27 जनवरी को यह आंकड़ा देखिए कितना था, 6.8 मिनिमम और 7.2 मैक्सिमम। आतिशी के आरोपों के मुताबिक हरियाणा सरकार यमुना में अमोनिया मिलाने का काम जानबूझकर दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रही है, जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जल आतंकवाद करार दिया है। आतिशी के मुताबिक ऐसा दिल्ली में भय और अफरा तफरी फैलाने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने तो और भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर इसलिए मिला दिया ताकि दिल्ली में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार हो जाए। इस बयान के लिए उन्होंने अब चुनाव आयोग के पास शिकायत की है बीजेपी ने, और चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब के साथ तलब किया है। दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। एक तरफ हरियाणा सरकार ऑफेंसिव पर चली गई, उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है। डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड ने खुद जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया, पर आम आदमी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने आज एक और चिट्ठी लिख दी। आतिशी ने खुद एक और चिट्ठी लिखी। उन्होंने डीजेबी के ही जो बयान है उसके हवाले से कहा कि देखिए, सिर्फ 1 पीपीएम अमोनिया को ही डीजेबी ट्रीट कर सकती है यानी कि दिल्ली जल बोर्ड, लेकिन बीते 2 दिनों से हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें सीवेज का पानी मिलने की वजह से, जहर मिलने की वजह से अमोनिया का स्तर 7 पीपीएम पर पहुंच गया है यानी कि 700% ज्यादा। यमुना के पानी में अमोनिया के खतरनाक लेवल का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ते हुए आतिशी ने कहा कि ये लापरवाही नहीं लेकिन ये वाटर टेररिज्म है। इस आरोप को लेकर के अब बहुत तनाव है। माहौल इतना गर्म है कि मुद्दा चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने अब चुनाव आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई और कहा कि आम आदमी पार्टी अराजकता फैला रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी में जहर मिलाने वाली थ्योरी के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो इसके जवाब में 90 मिनट के बाद बीजेपी की तरफ से देश की वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के सीएम भी थे। पहले बात आम आदमी पार्टी की,
जिसकी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जल आतंकवाद का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हक में डिसीजन दिए हैं, तो यहाँ पर भी दिल्ली के पानी में जहर ना हो, दिल्ली को पोल्यूटेड पानी ना मिले, दिल्ली वालों को दिल्ली के 30% रेजिडेंट्स की पानी की सप्लाई बंद ना हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर दिल्ली वालों के हक में डिसीजन लेगा। आतिशी की चिट्ठी की भाषा जितनी तल्ख थी उतनी कैमरे के सामने नहीं दिखी, लेकिन उनके साथ मौजूद भगवंत मान ने बीजेपी पर नया आरोप लगाया, और वो ये कि हरियाणा सरकार दिल्ली में पानी की आपूर्ति रोकने की धमकी दे रही है। इसकी टाइमिंग देखिए ना कि इन दिनों में मतलब अभी 5-6 दिन में कोई 2 स्टेटों का कोई पानी का झगड़ा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये तो बाद में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मतलब उसको मुद्दा बनाना या ये कहना कि पानी तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी या हमें वोट दोगे या कुछ, तो ये ठीक नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने और दिल्ली वालों के नरसंहार की साजिश के संगीन आरोप लगाए हैं, ऐसे में बीजेपी ने उनके भाषण का वो अंश भी चुनाव आयोग को सौंपा है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर हो रही है, उससे निराश होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल आज एक बेहद अराजकतावादी मानसिकता से दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पे उतर आए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर नरसंहार का इल्जाम लगाया। ऐसे में बीजेपी ने इसे हरियाणा की जनता का अपमान बताया है और केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर फौरन रोक लगाने की मांग की। It's an insult to the entire people of Haryana who have elected him, and to say that that is the water which is coming here is absolutely unacceptable. We've requested the Election Commission to take firm action, such an action that should prevent Shri Kejriwal from campaigning in Delhi anymore. खुद नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली की चुनावी रैली में केजरीवाल के आरोपों पर द्वापर युग में कालिया नाग वाली कहानी सुनाई। केजरीवाल साहब, मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूं, अरे ये वही पवित्र हमारी यमुना है, जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उसके अंदर जहर फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। आपके आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पूर्व सीएम केजरीवाल के जहरीले आरोपों पर रिपोर्ट तलब कर दी है। मैंने आज सार्वजनिक सभा में केजरीवाल की को पूछा है कि हरियाणा सरकार ने जहर मिला है, ऐसा आपके पास रिपोर्ट है, वो किस प्रकार का जहर है, इसका सार्वजनिक करें, रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। और उन्होंने अगर पानी रोका था तो एक भी गांव तो डूबा नहीं, अगर यमुना का पानी रोकते तो गांव के गांव डूब जाते। चुनावी जंग में जुबान इतनी तीखी हो चली है कि यूपी के सीएम भी केजरीवाल की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा रही है कि दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसा रहे हैं। जाहिर है यमुना का पानी अभी भले खामोश है, लेकिन दिल्ली में इस पर हो रही सियासत ने तूफानी रूप ले लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली के जनादेश पर यमुना में जहर के आरोपों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब एक एक करके जो आम आदमी पार्टी के आरोप हैं उसमें कितना सत्य है वो भी देख लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का पहला इल्जाम है कि बीते 4 दिनों में अचानक यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर भाजपा ने किया है, लेकिन ये बात सच नहीं है। वो कैसे? क्योंकि सच ये है कि ये हर साल होता है। हर साल जब भी सर्दी बढ़ती है यमुना का पानी का स्तर घटता है और अमोनिया का लेवल बढ़ता है। इसके लिए आपको 2020, 2022, 2021, 2024 इन सब की बस मीडिया रिपोर्ट्स ही देखनी होंगी।
2020 में देखिए, जुलाई के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने खुद कहा कि पानी के ट्रीटमेंट में 25% तक की कमी हुई है। वजह क्या उन्होंने बताई? वजह थी कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया था। तब पानी में अमोनिया का लेवल 3 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया था। यह खबर अखबार में छपी थी कि ऐसा हुआ है, डीजेबी ने खुद कहा था। बात अब 2022 की करते हैं। जनवरी में यमुना में अमोनिया का लेवल फिर से उस साल बढ़ा था। यह बात भी अखबारों में छपी थी। 2021 की अगर बात करें तो वजीराबाद में 134 दिनों में 22 बार अमोनिया के स्तर में इजाफा हुआ। 22 दिनों में 134 ऐसी घटनाएं थीं जब अमोनिया का लेवल अचानक बढ़ गया। डीजेबी के अधिकारियों के मुताबिक हर साल ठंड के मौसम में दिसंबर से मार्च के बीच ये होता रहता है। और अभी अगर हम बात कर दें तो दिसंबर 2024 की यमुना में अमोनिया का लेवल 5 ppm को पार कर गया था। और ये खुद डीजेबी के आंकड़े आप देख लीजिए। ये डीजेबी ने जो रिपोर्ट दी है, जो आंकड़े दिए हैं, उसमें तो ये तक दिखाया गया है कि 31 दिसंबर 2024 को जो मैक्सिमम लेवल था वो 10 ppm यानी कि 10 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गया था। ये दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े हैं। जब यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने पर दिल्ली वालों को जल संकट से जूझना पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली जल बोर्ड के पास मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी है, क्योंकि खुद सीएम आतिशी कह चुकी है कि दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 1 ppm अमोनिया वाले पानी को ही शुद्ध करने का इंतजाम है। साफ है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यमुना में अमोनिया का स्तर दिल्ली जल बोर्ड की क्षमताओं के ऊपर चला गया है। यमुना में प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली के वजूद से जुड़ा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पर आज आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति हो रही है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक कई स्टडी की जा चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी हैं। 2021 में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था और इस स्टडी ग्रुप में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, और दिल्ली जल बोर्ड दोनों शामिल थे। इस पर बकायदा 16 और 17 जनवरी 2021 को मीटिंग भी हुई थी। इसमें केंद्र और दिल्ली और हरियाणा इनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिस्सा लिया था। इसमें यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाने के उपायों की चर्चा हुई थी। इस मीटिंग में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड से पूछा कि आप अमोनिया का लेवल जो लगातार बढ़ रहा है, याद रखिए ये 2021 में था, अभी नहीं चुनावों से पहले, 2021 की बात है जब दिल्ली में कोई चुनाव नहीं होने वाले थे। सीपीसीबी ने बोला कि यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमारे पास 2 प्लान हैं, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनका हम अपग्रेडेशन करेंगे। वो दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं चंद्रावल और वजीराबाद। आज से 4 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड ने चंद्रावल के नए ट्रीटमेंट प्लांट के 2023 तक की डेडलाइन दी थी और वजीराबाद के अपग्रेडेशन के लिए 2024 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और उनका अपग्रेडेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सच है कि यमुना में अमोनिया का स्तर खतरे के निशान के पार है और सच ये भी है कि दिल्ली जल बोर्ड के वो आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट्स अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं जहां 4 ppm अमोनिया वाले पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी को इस बात पर शक है कि यमुना का पानी गंदा है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये भी बात सच है कि हरियाणा से आने वाला पानी, जो हरियाणा से पानी आता है, वो प्रदूषित है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जानबूझ करके इसमें जहर मिलाया जा रहा है, कि नरसंहार की एक साजिश की जा रही है, कि यहां पर जल आतंकवाद किया जा रहा है, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। किसने जहर मिलाया, कहां जहर मिलाया, इसकी कहीं भी कोई तथ्य ना आम आदमी पार्टी ने ना ही दिल्ली सरकार ने अभी सामने रखा है। और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से कल यानी कि 29 जनवरी रात 8 बजे तक जवाब तलब किया है। परवाह देश के दूसरे हिस्से में देखिए सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। पाकिस्तान में चर्चा कैसे इसकी घर घर हो रही है। सनातन एकता के शक्ति कुंभ ने पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के होश गुम कर दिए हैं। कुंभ में उभरे जन सैलाब को देखकर पाकिस्तान हैरान है। महाकुंभ के पूरे आयोजन में जितने लोगों के त्रिवेणी स्नान की उम्मीद लगाई जा रही है वो पाकिस्तान की कुल आबादी के 2 गुना से भी ज्यादा है।
बीते 24 घंटों में ही महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। मौनी अमावस्या से पहले ही करीब 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये जन सैलाब देखकर पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दिन में 4 करोड़ 60 लाख लोग प्रयागराज पहुंच गए। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो बहुत पीछे रह गया और अस्थायी महाकुंभ नगर भीड़ के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जिला बन गया। महाकुंभ में हर रोज एक नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है और सनातन के सैलाब को देखकर पाकिस्तान के होश गुम हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी से ज्यादा महाकुंभ में स्नान करेगी। ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को हैरान कर रही है। लेकिन वहां रहने वाले सनातन एकता का शक्ति कुंभ देखकर बार बार कह रहे हैं, हमें भी कुंभ जाना है। पाकिस्तान के हर मोबाइल पर इस वक्त 2 ही शब्द सर्च किए जा रहे हैं, महाकुंभ और सनातन। मौनी अमावस्या से ठीक पहले प्रयागराज कैसा दिख रहा है और महाकुंभ में क्या हो रहा है, सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पाकिस्तान की गली गली से इस वक्त क्या आवाज आ रही है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले मंगलवार को 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। इसमें प्रयागराज जिले की करीब 70 लाख आबादी को और जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा होता है 4 करोड़ 70 लाख लोग। इससे पहले मकर संक्रांति पर एक दिन में 4 करोड़ 20 लाख लोगों के साथ प्रयागराज विश्व का सबसे बड़ा जिला बनने का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। यानी इस महाकुंभ में प्रयागराज शहर ने आबादी के लिहाज से अपना ही बनाया विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन अभी दुनिया भर से लोग महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बाद एक बार फिर नया विश्व रिकॉर्ड बनने की पूरी उम्मीदें हैं। मौनी अमावस्या से पहले इस वक्त पूरा प्रयागराज खटाखट पब्लिक से भर चुका है। बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या सड़कों का रेला हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। और मैं इस वक्त प्रयागराज के आदि शंकर विमान मंडपम से ठीक सामने हूँ और मंदिर से लेकर सड़कों तक भीड़ का जमावड़ा कैसा है। गोरखपुर से है हम लोग। बाबा योगीनाथ ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। पूरा भारत यहाँ पे है, सभी साथ में है। नेता तो बहुत है आज दिन तक, लेसा ऐसा प्रयाग महाकुंभ आज दिन तक किसी नेता ने नहीं लगाया। दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा है। प्रयागराज की सड़कें, गलियां कुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं से भरी हैं। विश्व सनातन की शक्ति साक्षात देख रहा है। अब देखिए महाकुंभ के ये दृश्य देखकर पाकिस्तान में रह रहे हिंदू क्या कह रहे हैं। सनातन एकता का शक्ति कुंभ देखकर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के होश गुम हैं। लेकिन सनातन गर्व और महाकुंभ पर्व की चर्चा पाकिस्तान के घर घर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। यह महाकुंभ की दूसरी अमृत स्नान तिथि है।
इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ था। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। मौनी अमावस्या के बाद तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी के दिन यानी कि 3 फरवरी को होगा। इसके बाद 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के त्योहार पर चौथा अमृत स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या से पहले कुंभ की दिव्यता देखकर पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए ग्रहों की स्थिति सबसे अनुकूल होती है। यह तिथि एक पवित्र घटना का स्मरण कराती है जब आदि ऋषि भगवान ऋषभ देव ने अपनी मौन रहने की शपथ को तोड़कर संगम के पवित्र जल में स्वयं को लीन कर लिया था। तीर्थयात्रियों की विशाल मंडली मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में आती है और इस दिन को आध्यात्मिक शक्ति तथा शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण दिन बनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति उपासना करता है वो सभी प्रकार के भौतिक सुखों को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परवा देश की मैं अब बात बांग्लादेश में आने वाली सियासी सुनामी की। भारत विरोध की राह पर बांग्लादेश ऐसा चल पड़ा कि वहां की सेना से लेकर कठपुतली सरकार तक पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के जाल में फंस गई है। हालत यह है कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की भी आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में छात्रों ने फिर से बगावत शुरू कर दी है। ये बगावत यूनुस सरकार के खिलाफ है तो क्या यूनुस का भी हाल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा होने जा रहा है और क्या छात्रों के हिंसक आंदोलन का दूसरा फेज भी शुरू हो सकता है? बांग्लादेश में यूनुस के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। बांग्लादेश में छात्रों के एक और हिंसक आंदोलन की आहट। बांग्लादेश में रेलवे का चक्का जाम, हर तरफ अराजकता का राज। बांग्लादेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल। यूनुस सरकार पर सबसे बड़ा संकट। ट्रंप ने किया बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद। पाकिस्तान के पिच लग्गू यूनुस का अब क्या होगा? क्या यूनुस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश? क्या शेख हसीना की तरह यूनुस का भी तख्ता पलट होने वाला है? मोहम्मद यूनुस सरकार के बारे में ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं। यूनुस की अगुवाई में जब से अंतरिम सरकार बनी है तब से बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता और अशांति का ही साम्राज्य है। यूनुस सरकार के कामों और फैसलों से ना तो वहां के अल्पसंख्यक खुश हैं, ना ही वहां का बहुसंख्यक आम आदमी। सड़कों पर आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ नाराजगी को लोग खुलकर जाहिर कर रहे हैं। ढाका में एक बार फिर नाराज छात्रों के सड़कों पर उतर आने से यूनुस सरकार हिल गई है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर नाकेबंदी थी। पुलिस ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का दमन करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस के साथ कई जगहों पर छात्रों की झड़पें भी हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि ढाका में हिंसक छात्र आंदोलन के दूसरे दौर की शुरुआत हो सकती है। ढाका में छात्रों का यह उग्र प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, अब उसके बारे में भी जान लीजिए।
इस आंदोलन में ढाका विश्वविद्यालय से जुड़े 7 कॉलेजों के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने अंतरिम सरकार के सामने 6 मांगे रखी हैं। इसमें ढाका यूनिवर्सिटी से अलग एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की भी मांग है। इसके अलावा भी छात्रों की कई अन्य मांगे हैं। छात्रों ने यूनुस सरकार को इसके लिए डेडलाइन भी दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो छात्रों का विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकता है। आर पार की लड़ाई की धमकी दी है। छात्रों के इस आंदोलन से यूनुस सरकार भी टेंशन में है। मोहम्मद यूनुस को इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि भारत विरोध के एजेंडे पर चलने वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ ही शेख हसीना के तख्ता पलट की तर्ज पर बांग्लादेश के अंदर छात्रों का विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकता है। सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार को बगावत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देश भर में दिनों दिन हालात क्यों बदतर होते जा रहे हैं? क्या अमेरिका में ट्रंप की सरकार यूनुस के संभावित तख्ता पलट का एक कारण बन रही है? इसका भी विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन यह जरूर दिख रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश के लिए साल 2024 बहुत बुरा रहा है, लेकिन नया साल भी गंभीर संकटों वाला है। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूनुस सरकार के लिए घर के अंदर ही चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के कुछ ही महीनों के बाद बांग्लादेश में नया बवाल शुरू हो गया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन का नया फेज शुरू होने से ढाका में बैठी सरकार के कान खड़े हो गए हैं। छात्रों के इस आंदोलन से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश में अस्थिरता के यह हालात हर जगह दिख रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों और रेल की पटरियों पर यूनुस सरकार की नाकामियों का असर दिख रहा है। बांग्लादेश में जब से यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार आई है, तब से देश में सब कुछ ठप होता जा रहा है। बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मंगलवार को देश भर में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इससे हजारों यात्रियों और माल ढुलाई पर असर पड़ा। दरअसल बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारियों ने पेंशन में वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्री फंसे रहे। घंटों इंतजार करने के बाद रेल यात्रियों को वापस घर लौटना पड़ा। सबसे बड़े शहर चटगांव में भी रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चटगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चटगांव का कपड़ा उद्योग माल निर्यात के लिए रेलवे पर ही पूरी तरह निर्भर है। ऐसे में लगातार हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है। अंतरिम सरकार के दौर में बांग्लादेश में हर व्यवस्था लड़खड़ा जाने से आम लोगों की नाराजगी यूनुस सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। इस बीच रेल कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं, तो रेलवे की हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। यूनुस सरकार को बांग्लादेश के अंदर से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लगातार बड़े झटके मिल रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूनुस के संभावित तख्ता पलट का एक कारण बन सकती है? मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के डेमोक्रेट्स का करीबी माना जाता है, लेकिन अमेरिका में अब ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से यूनुस का वो बैकअप खत्म हो गया है जो उन्हें बाइडेन के दौर में हासिल था। बांग्लादेश के प्रति खासकर मोहम्मद यूनुस को लेकर ट्रंप का रुख बहुत आक्रामक है। मोहम्मद यूनुस को ट्रंप पसंद नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में आए थे तो उस समय मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की खुली आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पद संभालने के बाद ट्रंप ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद को बंद कर दिया है। अगर हम इसके कारणों की तह में जाएंगे तो इसके पीछे मोहम्मद यूनुस की विचारधारा सबसे बड़ी वजह है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में डेमोक्रेट्स के गुट को पसंद करते हैं। यूनुस अमेरिका में बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा जैसे डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। 2016 में भी ट्रंप की जीत पर यूनुस ने उनकी कड़ी निंदा की थी। 2016 में यूनुस ने ट्रंप की जीत को काला दिन कहा था। अब मोहम्मद यूनुस इस दुविधा में फंसे हैं कि ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे डील किया जाए।
ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती हालत का मुद्दा भी उठा चुके हैं और यूनुस सरकार की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार को बांग्लादेश के वजूद के लिए अमेरिका की भूमिका के बारे में अच्छी तरह से अंदाजा है। यही वजह है कि ट्रंप के सख्त तेवर के बावजूद यूनुस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात भारत के पावर पंच की। भारत के लिए ये साल कई मायनों में खास है। दूसरे क्षेत्रों की तरह डिफेंस के सेक्टर में भी भारत ने कई उपलब्धियां ली हैं। भारत की वायुसेना दुनिया की टॉप 10 एयरफोर्स में से एक है। दुनिया भी मानती है कि भारतीय वायुसेना के सर्वशक्तिमान बनने के पीछे मोदी सरकार के संकल्प और विजन का एक बहुत बड़ा हाथ है। भारत की ताकतवर वायुसेना के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। भारतीय वायुसेना की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। भारत की वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर एयर फोर्सेज में शुमार किया गया है। दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की ताकत अमेरिका और रूस के बराबर है। टॉप 5 एयरफोर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर है अमेरिका, उसके बाद रूस, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर भारत है। उसके बाद साउथ कोरिया 5वें नंबर पर है। globalfirepower.com वेबसाइट ने हाल ही में इस रैंकिंग को जारी किया है। एयरफोर्स की रैंकिंग में फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी, जापान, तुर्की, ईरान और अपनी उधार की ताकत पर इतराने वाला पाकिस्तान भी भारत से बहुत नीचे है। रिपोर्ट में रैंकिंग में शामिल देशों के पास मौजूद लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, सहायक विमानों समेत उनके एयरक्राफ्ट की संख्या को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के पास 53 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सहायक विमान हैं। माना जाता है कि भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने में मेक इन इंडिया का खास योगदान है। मेक इन इंडिया मिशन की वजह से डिफेंस सेक्टर पिछले 10 सालों में बहुत मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया की वजह से भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस के हर क्षेत्र में साल 2025 भारत के लिए मील का पत्थर बनने जा रहा है। आने वाले महीनों में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल केंद्र सरकार के फैसलों से रक्षा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की।